ओके, हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा इस चैप्टर का एक लास्ट पॉइंट है और वो पॉइंट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट के कुछ प्रॉपर्टीज़ को हमें स्टडी करना है। तो उसमें सबसे पहला और सिंपल प्रॉपर्टी है सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ओके, तो व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड? तो इसका मतलब है इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, यानी कि ये आयोनिक बॉन्ड होगा, यानी कि इसमें आयंस फॉर्म होते हैं। इट मीन्स दैट इसका मतलब ये है कि सॉल्ट अगर इलेक्ट्रोवैलेंट है तो फिर इसमें आयोनिक कंपाउंड यानी कि आयोनिक बॉन्ड है। इसका मतलब है सॉल्ट्स में आयन प्रेजेंट है। तो फिर होगा क्या? तो उसका मतलब ये होगा कि जब भी हम सॉल्ट को मोल्टन स्टेट में लेकर जाएंगे या फिर वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो उस केस में खास करके मैं कहूँगा मोल्टन स्टेट, क्योंकि सॉल्ट सोल्यूबल भी होते हैं इनसोल्यूबल भी होते हैं, लेकिन मोल्टन स्टेट में वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, राइट? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। तो वो मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, राइट? देन सेकंड है सॉल्ट्स आर नॉन वोलेटाइल। तो सॉल्ट्स नॉन वोलेटाइल होंगे, वो कहीं पर भी वोलेटिलिटी का मतलब है कि वो कंबशन नहीं प्रोड्यूस करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है हमारा, दैट इज सोल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। कि जो अब हम सॉल्ट के प्रिपरेशन में देख रहे थे ना, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल सॉल्ट, तो हमें करना क्या है? सिंपल केस, तो सॉल्ट को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज सोल्यूबल सॉल्ट, सेकेंड होता है पार्शियली सोल्यूबल सॉल्ट, और थर्ड होता है इनसोल्यूबल सॉल्ट। तो मोस्टली हमें सोल्यूबल और इनसोल्यूबल को ही देखना है। तो कंडीशन क्या है? तो आपकी कंडीशन है, आपको क्या करना है? 100 ml वाटर लेना है एट 298 केल्विन। ओके, 298 केल्विन का मतलब है टेम्परेचर सेल्सियस में लिख देता हूँ मैं। ओके, दैट इज़ 273 होता है ना, तो फिर हमें 298 माइनस 273 करना है। अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हमें 100 ml वाटर लेना है, और उस वाटर में 100 ml वाटर में 25 डिग्री सेल्सियस के उस वाटर में सॉल्ट को हमें डिजोल्व करके देखना है। अगर उस 100 ml में एटलीस्ट 1 ग्राम ऑफ वाटर, सॉरी 1 ग्राम ऑफ सॉल्ट अगर डिजोल्व होता है, क्या कहा? 100 ml वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस में अगर एटलीस्ट 1 ग्राम ऑफ वाटर डिजोल्व, सॉरी 1 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिजोल्व होता है तो वो सोल्यूबल सॉल्ट है। अगर वो 0.1 ग्राम टू 1 ग्राम में डिजोल्व हो रहा है, यानी कि सॉल्ट 0.1 ग्राम से लेके 1 ग्राम तक डिजोल्व हो रहा है, तो वो पार्शियली सोल्यूबल है। और थर्ड है इफ लेस देन 0.1 ग्राम, तो वो होगा इनसोल्यूबल। तो सिंपल केस है, अगर कम से कम 1 ग्राम सॉल्ट सोल्यूबल हो रहा है 100 ml वाटर में एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो इट इज़ सोल्यूबल। और 0.1 टू 1 ग्राम होगा तो वो पार्शियली सोल्यूबल। अगर 0.1 ग्राम से भी कम सॉल्ट सोल्यूबल हो रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड एज इनसोल्यूबल सॉल्ट। ओके, तो एक्चुअल में हमें इनसोल्यूबिलिटीज़ को अंडरस्टैंड होने के बाद हमें सॉल्ट्स को
एक फिक्स कंडीशन या फिर आपकी बुक में भी एक टेबल दिया है, उसको हमें स्टडी करना चाहिए कि कौन से सॉल्ट सोल्यूबल होते हैं, राइट। तो कौन से सॉल्ट सोल्यूबल होते हैं, इसको अगर हम ठीक से देखते हैं तो कौन से ऑल कंपाउंड्स ऑफ अमोनियम, यानी कि जिसमें NH4+ आयन होगा, या फिर जिन सॉल्ट्स में Na+ आयन होगा और जिन सॉल्ट्स में K+ आयन होगा। किसी भी सॉल्ट में अगर NH4+ यानी कि अमोनियम आयन है, सोडियम आयन है और पोटेशियम आयन है, तो वो सभी सॉल्ट क्या है, दे आर सोल्यूबल सॉल्ट्स। ओके, देन सेकेंड, all compounds of नाइट्रेट यानी कि NO3-, जिस सॉल्ट में NO3- आयन है तो वो सब के सब सोल्यूबल हैं। देन थर्ड, दैट इज ऑल कंपाउंड्स ऑफ क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स। जिन सॉल्ट्स में क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड दिख रहा है वो सब सोल्यूबल होंगे। अब इसमें कोई एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन इधर लिख रहा हूँ मैं। एक्सेप्शन का मतलब है, तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है क्लोराइड में। तो मर्क्यूरी क्लोराइड एक्चुअल में इनसोल्यूबल है, सिल्वर क्लोराइड भी इनसोल्यूबल है और लीड क्लोराइड भी इनसोल्यूबल है। बाकी बचे हुए सब मेटेलिक क्लोराइड सोल्यूबल होंगे। देन नेक्स्ट है ऑल सल्फेट्स, राइट। इट मीन्स ऑल कंपाउंड्स ऑफ सल्फेट्स, जिसमें SO4 हैं वो सब के सब सल्फेट सोल्यूबल होंगे, एक्सेप्ट कैल्शियम सल्फेट, ये इनसोल्यूबल हैं, लीड सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट। तो ये 3 सल्फेट इनसोल्यूबल है, बाकी सब सल्फेट सोल्यूबल होंगे, राइट। अब फोर्थ के बाद है फिफ्थ, ऑल कंपाउंड्स ऑफ कार्बोनेट्स, राइट, सल्फाइड्स, ओके, फॉस्फेट्स। तो ऐसे सॉल्ट्स कि जिसमें कार्बोनेट्स हैं, CO3- है या फिर S2- है, SO3 सल्फाइड्स है या फिर फॉस्फेट है, वो सब सोल्यूबल है। लेकिन इसमें कौन से एक्सेप्शन है, तो जो एक्सेप्शन है उसको हम इस तरह से देख रहे हैं। अमोनियम के साथ आने वाला कार्बोनेट, अमोनियम के साथ आने वाला सल्फाइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, ये इनसोल्यूबल हैं। सोडियम एंड पोटेशियम, इन दोनों के कार्बोनेट, सल्फाइड एंड फॉस्फेट, तो इन तीनों आयंस के जो कार्बोनेट, सल्फाइड एंड फॉस्फेट बनेंगे वो भी इनसोल्यूबल है। देखो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है समझना, कौन से सॉल्ट सोल्यूबल हैं। तो ये मैंने यहाँ पे आयंस के फॉर्म में लिखा है मैंने, क्योंकि आपको जैसे ही वो सॉल्ट दिखेगा तो ये आयंस के फॉर्म में जल्दी समझ में आएगा। बुक में ऐसा कुछ दिया नहीं है, मैं आयंस के फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्योंकि जितने ज़्यादा रिएक्शंस आप स्टडी करोगे उतना जल्दी समझ में आएगा। और ये कुछ 2-3 एक्सेप्शन है, इसको आपको ठीक से देखना है। ऑलराइट, तो ये हो गया सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। ओके, तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब है आपको सॉल्ट को लेना है और वाटर के साथ रिएक्शन करना है। तो इसमें हमें पहले क्या करना है, मैं एक 3-4 केसेस लिख रहा हूँ या फिर मैं 3-4 सॉल्ट लिख रहा हूँ। ओके, तो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हाइड्रोलाइसिस। तो देखो मैं पहले एक बता देता हूँ, व्हाट इज़ हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस इज़ नथिंग बट इट इज़ द रिवर्स रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन।
ओके, तो हाइड्रोलाइसिस होने के बाद क्या होगा ये समझना है हमें। ओके, तो फर्स्ट मैं एक सॉल्ट यहाँ पे ले रहा हूँ और वो सॉल्ट है दैट इज सोडियम कार्बोनेट। ऑलराइट, इसका रिएक्शन करना है हमें वाटर के साथ। फिर मैंने सेकेंड रिएक्शन लिखा है, या फिर चलो इसको ही पहले कंप्लीट करते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ओके, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो इस रिएक्शन में क्या प्रिपेयर होगा, तो सोडियम है तो इस रिएक्शन में हमें मिलेगा दैट इज NaOH, और ये कार्बोनेट है तो वो बनाएगा H2CO3। ओके, तो बैलेंस करना होगा हमें। तो ये हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन हो गया हमारा। तो इस हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में जैसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये सोडियम आयन क्या प्रिपेयर कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। एंड व्हाट इज कार्बोनिक एसिड, ये है वीक एसिड। तो हाइड्रोलाइसिस होने के बाद आपको ये देखना होगा कि सोडियम कार्बोनेट प्लस ट्वाइस H2O, तो ये जो सॉल्ट है ये बना किससे था, तो एक तरह से ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये सॉल्ट द विच इज प्रिपेयर्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, इसी वजह से इसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। और इसका हाइड्रोलाइसिस हुआ क्यों है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से ही बना है। तो ये जो हाइड्रोलाइसिस यानी कि वाटर में जैसे ही सॉल्ट को मिक्स करोगे तो ये दो कंपाउंड बनेंगे, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि ये जो सॉल्यूशन मिलेगा हमें ये बेसिक सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि उसका नेचर बेसिक होगा, क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर मैंने एग्जैक्टली दूसरा एक सॉल्ट लिया, जैसे कि कॉपर सल्फेट को हम लेते हैं प्लस वाटर, तो इसमें हमें दिख रहा है कॉपर है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर होगा, प्लस वाटर के साथ सल्फेट है तो फिर H2SO4 भी मिलेगा। ऑलराइट, तो कॉपर सल्फेट इज़ नथिंग बट द वीक बेस, क्योंकि वो एक्चुअली क्या है, इनसोल्यूबल है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो देखो यहाँ पे कॉपर सल्फेट एक्चुअल में प्रिपेयर जब हुआ था तब वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से हुआ था। तो इसी वजह से क्या हुआ कि जैसे ही हमारा हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन हुआ तो ये दो कंपाउंड हमें मिल गए जिसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इस वजह से ये सॉल्यूशन क्या होगा, इट इज़ द एसिडिक इन नेचर, इट इज़ द एसिडिक सॉल्यूशन इन नेचर। तो देखो हाइड्रोलाइसिस यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन तो होगा, लेकिन उस रिएक्शन के बाद जो सॉल्यूशन मिलेगा उसका नेचर किस पे डिपेंड करेगा, तो वो डिपेंड करेगा कि वो सॉल्ट किससे बना था, स्ट्रॉन्ग बेस से बना था या स्ट्रॉन्ग एसिड से बना था। अगर मैंने थर्ड एक केस लिया जी, जिसमें मैंने लिखा अमोनियम कार्बोनेट, ये एक हमारा सॉल्ट है, उसका वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ओके, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है, तो हमें मिलेगा NH4OH प्लस H2CO3। ओके, तो ये 2 लिखना होगा, ये बैलेंस हो गया। तो ये जो है NH4OH इट इज़ द वीक बेस एंड H2CO3 इट इज़ अ वीक एसिड। तो ये पर्टिकुलर सॉल्ट जो प्रिपेयर हुआ है वो वीक एसिड और वीक बेस से तैयार हुआ है। तो फिर ये जो सॉल्यूशन होगा ये सॉल्यूशन में बी एसिडिक और बेसिक, तो ये सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो हाइड्रोलाइसिस होने के बाद दोनों के दोनों वीक एसिड और वीक बेस हैं, तो वो मे बी एसिडिक भी हो सकता है
या फिर वो बेसिक भी हो सकता है। ओके, तो ये एक 3 केस हमने देख लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड वाला एक केस, स्ट्रॉन्ग बेस वाला एक केस, दोनों वीक है। अब देखो लास्ट कौन सा होगा, लास्ट होगा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो उसका बेस्ट एग्जांपल है घर में जो हमारा नमक होता है, सॉल्ट, दैट इज सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो देखो घर में जो हमारे पास सॉल्ट अवेलेबल है, उस सॉल्ट को अगर आप लोगे, दैट इज़ NaCl प्लस वाटर, तो घर के नमक को पानी में डाल दो और देखो कि वो पानी में रिएक्ट होता है, यानी कि पानी में उसकी रिएक्शन होती है क्या। तो एक्चुअल में इस केस में कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई ऐसा कोई बेस और एसिड तैयार नहीं होगा, यानी कि ये एक्चुअल में रिएक्शन ही नहीं होगा। और रिएक्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये NaCl बना किससे है, ये NaCl प्रिपेयर हुआ है NaOH एंड HCl के रिएक्शन के साथ। तो व्हाट इज NaOH, इट इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड HCl का मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, उसका वाटर के साथ जनरली कोई रिएक्शन होगा ही नहीं, या फिर मैं कहूँगा वाटर के साथ वो क्या करेगा, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाएगा। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब हमें पता है कि इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, जस्ट एक मिक्सचर फॉर्म होगा। यानी कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइड्रोलाइसिस का मतलब है वाटर के साथ अगर कोई भी सॉल्ट का रिएक्शन होता है, तो उस केस में हमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ मिलेगी, एक तो वो बेसिक सॉल्यूशन मिलेगा, या फिर एसिडिक मिलेगा, या फिर में बेसिक में एसिडिक। ये सब किसके ऊपर डिपेंड है, ये उसके ऊपर डिपेंड है कि वो सॉल्ट किस कंडीशन पे प्रिपेयर हुआ था। अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस से बना होगा तो बेसिक, स्ट्रॉन्ग एसिड से बना होगा तो एसिडिक, दोनों वीक होंगे एसिड बेस तो वो कंडीशन होगा मे बी एसिडिक मे बी बेसिक। अगर वो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन मिलेगा हमें वाटर के साथ। ये हो गया आपका हाइड्रोलाइसिस का केस। अब नेक्स्ट हमारा जो केस है उसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ओके, तो बहुत से ऐसे सॉल्ट्स हैं कि जो सॉल्ट्स अपने साथ एक डेफिनेट क्वांटिटी में वाटर के मॉलिक्यूल्स को लेके चलते हैं। इट मीन्स दे कंबाइन विद द वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट। लेकिन हमें ये समझना है कि कौन कौन से सॉल्ट वाटर के साथ हैं। तो आपकी बुक में एक बड़ा सा एक टेबल भी दिया है, लेकिन मैं एक 2-3 यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज़ ब्लू विट्रियोल। ओके, तो ये लैब प्रिपरेशन में भी है ब्लू विट्रियोल। तो ब्लू विट्रियोल क्या है, कॉपर सल्फेट 5H2O। तो कॉपर सल्फेट है आपके पास अवेलेबल, और उस कॉपर सल्फेट के साथ अवेलेबल क्या है, उसके साथ अवेलेबल है 5H2O। तो व्हाट इज़ 5H2O एक्चुअली, तो 5H2O का मतलब है कि वो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कॉपर सल्फेट के साथ अटैच है, और उस वाटर के मॉलिक्यूल्स की वजह से वो कॉपर सल्फेट्स क्रिस्टलाइज फॉर्म में अवेलेबल है। लेकिन जैसे ही हम इस कॉपर सल्फेट या ब्लू विट्रियोल को क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट 5H2O, यानी कि इस ब्लू विट्रियोल को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे तो क्या होगा, तो ये 5 वाटर मॉलिक्यूल्स वेपराइज होके निकल जाएंगे, और ये कॉपर सल्फेट हमें मिलेगा जो मोस्टली क्या होगा, मोस्टली वो पाउडर फॉर्म में होगा। यानी कि उसमें से पर्टिकुलरली इस कॉपर सल्फेट में से क्या हुआ, तो इस कॉपर सल्फेट में से क्या हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल्स चले गए एट 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर मॉलिक्यूल्स चले गए, और जो कॉपर सल्फेट बचा है उसमें सिर्फ पाउडर फॉर्म है, कोई क्रिस्टल नहीं है। इसका मतलब जब तक ये वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं तब तक वो क्रिस्टल फॉर्म में हैं। जैसे ही ये वाटर मॉलिक्यूल्स वहाँ से निकल जाएंगे तो वो पाउडर फॉर्म में चला जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेंगे, बाय हीटिंग। तो ऐसे बहुत से सॉल्ट हैं जो क्रिस्टल फॉर्म में है
और वो क्रिस्टल फॉर्म किसकी वजह से है? वाटर की वजह से। अगर वो क्रिस्टल फॉर्म वाटर की वजह से है तभी हम उसको बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अदरवाइज कुछ ऐसे भी सॉल्ट्स हैं जो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, जैसे कि NaCl, राइट, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ओके, या फिर मैं कहूँगा आपके घर में शुगर होता है, और शुगर यानी कि वो कार्बोनिक कंपाउंड C12, H12T2 एंड O11, दैट इज सुक्रोज एक्चुअली, ओके। तो सोडियम क्लोराइड यानी कि घर में नमक होता है उसके भी क्रिस्टल होते हैं, शुगर होता है उसके भी क्रिस्टल होते हैं, अमोनियम क्लोराइड होता है उसके भी क्रिस्टल्स होते हैं, ओके। तो अगर हम इन सब को देखते हैं तो इनके क्रिस्टल्स होते हैं, लेकिन उनके क्रिस्टल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, क्योंकि इनके साथ कोई वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच नहीं होते हैं। अगर मैं कहूँगा कि मैंने सोडियम क्लोराइड को हीट किया, अगर मैं सोडियम क्लोराइड को हीट कर रहा हूँ तो उसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो फिर होगा क्या? तो ये सोडियम क्लोराइड ही होगा, लेकिन क्या होगा, वो क्रिस्टल जो बड़े थे वो स्मॉल क्रिस्टल्स में कन्वर्ट होने लगेंगे। यानी कि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, तो वो सोडियम क्लोराइड में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्रिस्टल के साइज चेंज होंगे। और ऐसे सॉल्ट्स को, राइट, ऐसे सॉल्ट्स को जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, उनको अगर आप हीट करोगे तो उनकी हीटिंग के बाद एक साउंड आती है जिसको हम बोलते हैं क्रैकलिंग साउंड। और वो क्रैकलिंग साउंड का मतलब है कि वो क्रिस्टल छोटे क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, और उसको ही हम बोलते हैं एक्चुअल में, दैट इज कॉल्ड एज डेक्रीपिटेशन। डेक्रीपिटेशन का मतलब है द क्रिस्टल्स चेंजिंग देयर शेप्स, अदरवाइज चेंजिंग देयर साइज। लेकिन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उनकी वजह से क्रिस्टल्स होते हैं। तो ऐसे सॉल्ट्स मोस्टली कमर्शियल सॉल्ट होते हैं, जैसे कि वॉशिंग सोडा हो या फिर इप्सम सॉल्ट हो। वॉशिंग सोडा मतलब जो घर में हम वॉशिंग पाउडर्स यूज़ करते हैं, मोस्टली सर्फ एक्सेल वगैरह, या फिर पोटैश एलम हो, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस हो, वाइट विट्रियोल, जिप्सम, पोटैश एलम। तो ऐसे सब सॉल्ट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से बने होते हैं, ओके। और ये विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले सॉल्ट है कि जिसमें क्रिस्टल तो होते हैं लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से नहीं होते हैं। तो हमें ये क्लियर करना होगा कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, तो विच इज़ एक्चुअली डिफरेंट, ओके। तो इसके बाद में हमारे अलग से 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो ऑलमोस्ट थोड़े सिमिलर हैं, ओके। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के ही अकॉर्डिंग नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कॉल्ड एज इफ्लोसरेंस, ओके। तो व्हाट इज इफ्लोसरेंस? तो इफ्लोसरेंस का मतलब है कि जो सॉल्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, तो फिर उनके ही लिए ये प्रॉपर्टी है, सब सॉल्ट्स के लिए नहीं है, ओके। मतलब सब सॉल्ट्स को हम यहाँ पे कंसिडर भी नहीं करना है। तो व्हाट इज इफ्लोसरेंस? तो ऐसे बहुत से सॉल्ट्स हैं जिनके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो वो करते क्या है कि जैसे ही हम उसको एक्सपोज टू एयर करते हैं, जैसे कि मैंने कहा एक वॉशिंग सोडा लेते हैं, तो आपके पास वॉशिंग सोडा है, सोडियम कार्बोनेट, ओके। सबको पता है बेकिंग सोडा का मतलब है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये वॉशिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट 10H2O, यानी कि यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल अटैच है, यानी कि ये क्रिस्टल फॉर्म में है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लेकिन व्हाट इज मीन बाय इफ्लोसरेंस? जैसे ही हम इसको वॉशिंग सोडा को ड्राई एयर में रखेंगे तो क्या होगा? तो इसमें सिंपल केस होगा कि इसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे उसमें से मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल्स वेपराइज होके निकल जाएंगे, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल बचा है, 9 वाटर मॉलिक्यूल्स चले गए। इट मीन्स दैट दे लूजेस होली और पार्शियली
देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज इफ्लोसरेंस? इफ्लोसरेंस का मतलब ही है सॉल्ट लूजेस wholly or partially water of crystallization। देखो मैंने ये नहीं कहा कि सब सॉल्ट ऐसा करेंगे, लेकिन जो सॉल्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होली या पार्शियली ड्राई एयर में रिलीज करते हैं उनको हम बोलते हैं दे आर शोइंग द इफ्लोसरेंस प्रॉपर्टी। जैसे कि मैंने एक नेक्स्ट लेता हूं मैं, दैट इज इप्सम सॉल्ट। ओके, इप्सम सॉल्ट का मतलब है मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसको फिर से हम कहेंगे इट इज द एक्सपोज टू ड्राई एयर, एटमॉस्फेरिक ड्राई एयर। तो फिर से इसमें क्या होगा, मैग्नीशियम सल्फेट H2O प्लस 6H2O। तो इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल्स मोस्टली निकल जाएंगे। और मैं कहूँगा कि ये निकलने के बाद होता क्या है, तो मोस्टली ये पाउडर फॉर्म में बचे रहते हैं फिर, क्योंकि क्रिस्टल तो चले गए। क्रिस्टल क्यों चले गए? क्योंकि उसके वाटर मॉलिक्यूल्स जो क्रिस्टलाइजेशन दे रहे थे वही चले जाएंगे, तो क्रिस्टल नहीं रहेंगे, तो वो पाउडर फॉर्म में हमें मिल जाएंगे। तो इफ्लोसरेंस में एक्चुअली होता ये है कि जो सब्सटेंस इफ्लोसरेंस प्रॉपर्टी दिखाते हैं वो एटमॉस्फेयर को एक्सपोज करने के बाद उनका जो पर्टिकुलर वेट है तो वो वेट लॉस करते हैं। तो उनका वेट यहाँ पर क्या होता है, लॉस होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके बाद में कि एक्चुअल में मैं कहूँगा 2 पॉइंट है, ये एक साथ हम देखते हैं। दैट इज हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस और दूसरा है डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस। ओके, तो व्हाट इज हाइग्रोस्कोपिक? हाइग्रोस्कोपिक एंड सेकेंड है डेलिक्वेसेंट। तो देखो मैं पहले सब्सटेंस लिख देता हूं कौन कौन से होते हैं। ओके, दैट इज कॉन्सेंट्रिक H2SO4 या फिर फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, क्विकलाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका जेल। ओके, डेलिक्वेसेंट का मतलब होता है कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक पोटैश, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, ओके, कॉपर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट। ओके, तो मैंने यहाँ पर कुछ सॉल्ट्स के नाम लिखे हैं एक तरह से। तो हाइग्रोस्कोपिक में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड सिलिका जेल। तो देखो आप जब नए कपड़े लाते हो तो उसमें वाइट कलर के एक छोटा सा पाउच होता है नए कपड़ों में या शूज़ में। उस पर्टिकुलर छोटे पाउच में, उस छोटे पाउच में होता क्या है, वाइट कलर के एक मैं कहूँगा सिलिका के कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि मिट्टी के पार्टिकल्स या फिर वाइट कलर में पार्टिकल्स होते हैं। वो क्या होता है, सिलिका जेल। क्यों होता है ये पहले देखते हैं कि हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस करता क्या है, राइट। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस एब्सॉर्ब क्या करता है, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस एब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में से वो मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करता है विदाउट डिसॉल्विंग इट। लेकिन वो
मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करके उसमें डिज़ोल्व नहीं होता है। इसी वजह से वो सिलिका जेल आपके कपड़ों के साथ जो दिया होता है पाउच, वो उस कपड़ों के साथ या शूज़ के साथ जो भी मॉइस्चर होता है उसको तो एब्सॉर्ब कर लेता है। इसी वजह से वो शूज़ का लेदर ख़राब नहीं होता है या फिर कपड़े ख़राब नहीं होते हैं, लेकिन वो जेल उसमें डिज़ोल्व नहीं होता है। लेकिन डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस में क्या अलग है? दे आर ऑल्सो एब्सॉर्ब मॉइस्चर, they are also absorb moisture from atmosphere, but absorb moisture but they dissolve in it and produce saturated, forming saturated solution। तो यहाँ पर थोड़ा चेंज हो गया कि डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस भी मॉइस्चर एब्सॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर में से, ये सब दिए हुए, लेकिन वो एब्सॉर्ब करने के बाद वो जो मॉइस्चर यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स है उसमें वो खुद भी डिज़ोल्व हो जाते हैं। और कब तक डिज़ोल्व होते हैं? जब तक सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं हो जाता है। यानी कि ये दोनों एक तरह से सेम ही वर्क करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टी अलग है। ये डिज़ोल्व नहीं होते हैं लेकिन वो डिज़ोल्व हो जाते हैं उस मॉइस्चर में। तो इसी वजह से ये जो पर्टिकुलर हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है, इन हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस को हम ड्राइंग एजेंट बोलते हैं, राइट। दे आर कॉल्ड एज, क्योंकि ये एक्चुअल में ड्राइंग का काम करते हैं क्योंकि ये डिज़ोल्व नहीं होते, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज ड्राइंग एजेंट। ये सब के सब ड्राइंग एजेंट्स होते हैं जो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है। लेकिन ये ड्राइंग एजेंट नहीं है क्योंकि वो ड्राई रखते ही नहीं है, वो खुद उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेते हैं। देयरफॉर डेलिक्वेसेंट जो सॉल्ट है या फिर जो सॉल्ट डेलिक्वेसी दिखा रहे हैं वो ड्राइंग एजेंट हो ही नहीं सकते। ओके। और इन दोनों केसेस में क्या होता है? वेट लॉस होता नहीं है क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में से मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर रहे हैं। तो ये दोनों केसेस में, राइट, इन दोनों में क्या होगा? वेट, दोनों केसेस में उन सॉल्ट्स का वेट गेन होता है, यानी कि वेट बढ़ जाता है। जैसे हमने ऊपर इफ्लोसरेंस में देखा कि वेट लॉस होगा, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि वेट गेन होगा दोनों केसेस में। ओके। अब लास्ट एक छोटा सा पॉइंट है, दैट इज़ द ड्राइंग एजेंट एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि ड्राइंग एजेंट क्या होते हैं। ड्राइंग एजेंट and the next one is dehydrating agent। तो मैंने यहाँ पर पहले ही बोल दिया है ड्राइंग एजेंट कौन है। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस जो अभी हमने देखा, सिलिका जेल वगैरह, वो सब हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस ड्राइंग एजेंट है। लेकिन सबसे पहले हमें समझना है कि हाइग्रोस्कोपिक क्या कर रहे थे। दे रिमूव मॉइस्चर, दे एब्सॉर्ब मॉइस्चर बट डज नॉट डिसॉल्व इनटू दैट मॉइस्चर। लेकिन डिहाइड्रेटिंग करते क्या है? तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो भी क्या करते हैं? दे आर रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट। तो फिर दोनों में क्या डिफरेंस है ये हमें समझना होगा। तो दोनों में सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न या फिर मैं कहूँगा कंपेयर करने जैसी बात ये है कि ये ड्राइंग एजेंट कौन सी कंडीशन में वर्क करते हैं। तो दे ऑलवेज कैरी द फिजिकल चेंज, यानी कि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ओके, तो ड्राइंग एजेंट ऑलरेडी हम सिलिका जेल वगैरह देख चुके हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का बेस्ट एग्जांपल है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ओके, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक्चुअली हाइग्रोस्कोपिक भी होता है, लेकिन ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 किसी के साथ अगर रिएक्ट करता है तो वो क्या करता है? उसके वाटर मॉलिक्यूल्स को निकाल देता है। ओके, तो फिर एक्चुअल में ये केमिकल चेंज दिखाता है। तो
ड्राइंग एजेंट एक्चुअली क्या करते हैं, ड्राइंग एजेंट का मतलब हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस क्या करते हैं, वो फिजिकली वो वाटर मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर लेंगे, लेकिन डिहाइड्रेटिंग एजेंट केमिकल रिएक्शन करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे ब्लू विट्रियोल को मैंने बताया था, तो ब्लू विट्रियोल इट मीन्स कॉपर सल्फेट एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है कि ये 5 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो देखो ब्लू विट्रियोल को अगर हम एटमॉस्फेरिक एयर में रखेंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल उसमें से नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि ब्लू विट्रियोल इफ्लोसरेंस प्रॉपर्टी नहीं दिखाता है। तो ब्लू विट्रियोल अगर इफ्लोसरेंस प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा है तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स कौन निकालेगा? तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स निकालने का काम करेगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, क्योंकि ब्लू विट्रियोल इज हैविंग द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, लेकिन वो इफ्लोसरेंस प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा है, तो फिर ये वाटर मॉलिक्यूल्स कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को निकालना पड़ेगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या हो गया? इट इज़ अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और ये केमिकल रिएक्शंस के थ्रू क्या करेगा, उस वाटर मॉलिक्यूल्स को हटाएगा और इस ब्लू विट्रियोल को डिहाइड्रेट करेगा, यानी कि उसके वाटर मॉलिक्यूल्स को निकाल देगा। तो एक तरह से ड्राइंग एजेंट का ही मतलब है हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स जो हैं वो एक्चुअल में केमिकली अटैच वाटर मॉलिक्यूल्स को निकालते हैं, मॉइस्चर को नहीं निकालते हैं। यहाँ पर हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है, यानी कि वो मॉइस्चर को निकाल रहे हैं लाइक सिलिका जेल, तो फिर ये फिजिकल चेंज हुआ। यहाँ पर केमिकली अटैच वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उनको निकालना है, तो फिर वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू होगा, देयरफॉर इट इज़ अ केमिकल चेंज। ओके, तो ये सब सॉल्ट्स के प्रॉपर्टीज़ थे। ओके, तो इसमें कोई भी क्वेरी होगी तो मैसेज करो, कमेंट बॉक्स में लिखो, या फिर कॉल कर सकते हो, वॉट एवर। ऑलराइट, तो अगर आपको ये पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और ओके, थैंक यू।